सिजेरियन डिलीवरी के बाद अपना ध्यान कैसे रखें। फास्ट रिकवरी के लिए कौन से 5 बेस्ट टिप्स हैं, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं डॉक्टर श्रुति बतौर स्त्री रोग विशेषज्ञ आप सब व्यूअर्स के साथ शेयर करूंगी। तो अगर आप ये सारी जानकारी पाने के लिए इच्छुक हैं तो मेरे साथ वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम सीधे शुरू करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर श्रुति एंड वेलकम वंस अगेन टू योर ओन वेलनेस चैनल डॉक्टर श्रुति's कॉर्नर, और वेलनेस चैनल to help you stay healthy and stay happy. Let's get started straight away. तो टिप नंबर 1 होती है स्टिच केयर। जी हाँ, सिजेरियन डिलीवरी के बाद टाकों की देखभाल कैसे करनी चाहिए, इससे संबंधित वीडियोस मैंने पहले भी अपने चैनल पे शेयर करे हैं, वहां पर डिटेल में आपको जानकारी मिल जाएगी। अभी पॉइंट वाइज हम बहुत संक्षिप्त में समझने की कोशिश करते हैं। सिजेरियन डिलीवरी के बाद अगर आपको टाके लगाए गए हैं जो घुलनशील नहीं है, तो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज के बाद आपके डॉक्टर आपको हिदायत देंगे कि ऑपरेशन के 1 सप्ताह बाद यानी तकरीबन 8वें से 10वें दिन के बीच में आप डॉक्टर के पास जब फॉलो अप विजिट के लिए जाएंगे, तब डॉक्टर आपकी स्टिच लाइन को इंस्पेक्ट करेंगे, देखेंगे कि उसमें कोई और दिक्कत तो नहीं आ रही है, और फिर आपके टाके निकाल दिए जाते हैं। यही दूसरी तरफ अगर आपके टाके घुलनशील रहे हैं, तो जब आप डॉक्टर के पास फॉलो अप विजिट के लिए 8वें 10वें दिन जाएंगे, तब या तो जो साइड में नॉट्स लगी होती है उनको काट दिया जाता है, या फिर वो यूं ही खुल जाती है। इसके अलावा आजकल स्टेपलर्स का भी चलन बढ़ा हुआ है, तो ऐसी परिस्थिति में फॉलो अप विजिट्स में स्टेपलर निकाल दिए जाते हैं। और ये चाहे ताकि घुलनशील लगे हों, चाहे गुल्ले वाले नहीं है या फिर स्टेपलर लगाए, तीनों ही स्थितियों में डॉक्टर के पास फॉलो अप विजिट में फिर डॉक्टर आपकी स्टिच लाइन को एग्जामिन करके देखते हैं कि उसमें से किसी भी प्रकार का कोई रिसाव तो नहीं हो रहा, मवाद तो नहीं लग रहा, इन्फेक्शन के साइंस तो नहीं लग रहे हैं, और इस बारे में आपसे डिस्कस भी करेंगे। तो जब डॉक्टर सुनिश्चित कर लेते हैं कि आपकी स्टिच लाइन हेल्दी है और टाकों जो लाइन है वो अच्छी तरह से जुड़ गए हैं टाके, और किसी भी प्रकार का कोई डिस्चार्ज नहीं हो रहा है, कोई अनहेल्दी साइंस नजर नहीं आ रहे हैं, तो फिर डॉक्टर आपको सलाह देते हैं कि आप घर जाके बिल्कुल निश्चिंत होकर आराम से नहा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल आराम से आप नहाइए। टाकों पे पानी पड़ जाता है तो भी घबराने की कोई बात नहीं है, नहाएंगे तो पानी पड़ेगा। बस इतना सुनिश्चित करिए कि नहाने के बाद टाकों के एरिया को आप पूरी तरह सुखा के रखें। इसके अलावा आपको कॉटन के लूज अंडरगारमेंट्स भी पहनने हैं, और कॉटन के ही आप गाउन्स पहनिए, लूज हल्के कपड़े पहनिए, जिससे कि हवा का मूवमेंट बराबर बना रहेगा, टाकों में हवा लगती रहेगी तो टाके जल्दी से जल्दी सूखेंगे। और डॉक्टर आपको ये भी ताकीद देते हैं कि आप अगले दिन जब से टाके निकले हैं उसके तुरंत बाद से या तो वो आपको एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट प्रिस्क्राइब करेंगे, एंटीबायोटिक ड्रेसिंग पाउडर देंगे। ड्रेसिंग पाउडर दें चाहे ऑइंटमेंट दे, उसको टाकों की जगह पे आपको बराबर दिन में 3 से 4 बार तक छिड़काव करते रहना है या लगाते रहना है, जिससे कि इन्फेक्शन का फिर खतरा नहीं रहता है। तो ये तो हुई स्टिच केयर या स्टिच हीलिंग से संबंधित बात। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट होता है ब्रेस्ट केयर से संबंधित। डिलीवरी चाहे नॉर्मल डिलीवरी माध्यम से ही हुई हो, चाहे सिजेरियन ऑपरेशन के माध्यम से हुई है, हम गायनेकोलॉजिस्ट स्त्री रोग विशेषज्ञ जो होते हैं अपने पेशेंट्स को ताकीद देते हैं कि आपको डिलीवरी के तुरंत बाद यानी कि 1-1.5 घंटे के बाद से आपको अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग शुरू कर देना चाहिए। और तुरंत ब्रेस्ट फीडिंग शुरू करना या आपके और आपके बच्चे की बॉन्डिंग में बहुत मदद करता ही है, साथ ही लाइफ लॉन्ग जीवन पर्यंत आपके बच्चे को इम्यूनिटी प्रदान करता, बच्चे को स्वस्थ और सुरक्षित भी रखता है। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं तो अपनी ब्रेस्ट और निपल्स का भी केयर पे बराबर ध्यान दें। आपको अपने ब्रेस्ट ऑल्टरनेटली ब्रेस्ट फीड करना है, एक बार राइट साइड के ब्रेस्ट से, एक बार लेफ्ट साइड के ब्रेस्ट से। और जब भी आप ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे होंगे तो उस समय जो मिल्क है एकदम गश से तेजी से आता है, जिससे आपको की पेन हो सकता है। ये पेन मिनिमाइज हो, कम से कम हो, इसके लिए ध्यान रखिए कि जब भी ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं उसके बाद अगर मिल्क फिर भी रह जाता है ब्रेस्ट में तो उसको एक्सप्रेस आउट करके निकाल दें, अन्यथा उसमें गुठली और मवाद पड़ने का खतरा बना रह सकता है। बच्चे को ब्रेस्ट फीड करने के लिए आप आराम से अपने पीठ पे पीछे कुशन लगाकर बिस्तर पर आराम से बैठ जाएं, साथ ही अपने पालथी पर भी कुशन रख लें और बेबी को उस पर सपोर्ट देके बिठाएं। खुद नीचे झुकने की कोशिश ना करें, बल्कि इसके बजाय बेबी को ऊपर की तरफ करें, नहीं तो आपको पीठ में बहुत दर्द होने लगेगा। इसलिए आपकी लैचिंग की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। साथ ही ब्रेस्ट फीड कराते वक्त ये ध्यान रखिए कि जो निप्पल है उसके चारों तरफ का जो काला भाग एरियोला था वो पूरा का पूरा बेबी के मुंह में जाए, ताकि बेबी सक्लिंग प्रॉपर कर पाएगा। और हर 1.5 से 2 घंटे में बेबी को फीड कराते रहें। और अगर आपको किसी भी प्रकार से कट लग जाता है निप्पल में तो उसके प्रति लापरवाही ना बरते, अपने डॉक्टर से बात करें। तो डॉक्टर आपको कोई एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट प्रिस्क्राइब कर देंगे, जिसको लगाने से वहां की निप्पल की केयर हो जाएगी, हीलिंग हो जाएगी। साथ ही इस दौरान भी आप ब्रेस्ट फीडिंग शुरू कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं आपकी डॉक्टर से पूछ करके।
ये विशेषकर ध्यान रखिए कि कभी भी ब्रेस्ट में इंगॉजमेंट ना हो, ब्रेस्ट में एक्स्ट्रा मिल्क ना रह जाए, नहीं तो आगे चलकर वो इन्फेक्शन का स्रोत बन सकता है। तो इस बारे में विशेषकर ध्यान रखिए। अगर ब्रेस्ट में आपको फिर भी पेन बना हुआ है तो आप गर्म कपड़े से किसी प्रकार का वार्म फोमेंटेशन यानी कि गर्म सिकाई कर सकते हैं, जिससे कि आपका ब्रेस्ट इंगॉज नहीं होगा। फिर भी अगर ब्रेस्ट में किसी भी प्रकार का अगर आपको बहुत ज्यादा दर्द बना हुआ है या फिर कोई कट पड़ गया है तो इस बारे में अपने गायनेकोलॉजिस्ट से जरूर बात कर लीजिए। बढ़ते अगले पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट जो कि होता है वजाइनल केयर से संबंधित। वजाइना एक रास्ता हो सकता है जिससे कि इंफेक्शन अंदर यूट्रस और बाकी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आपके शरीर के अंदर पहुंच सकता है। विशेषकर जब भी आपकी डिलीवरी होती है, चाहे सिजेरियन माध्यम से हुई हो चाहे नॉर्मल डिलीवरी के माध्यम से, उसके बाद आपको तकरीबन 20 से लेकर 25 दिन तक ब्लीडिंग बराबर बनी रहती है, जिसको कि हमारी टेक्निकल भाषा में लोकिया का नाम दिया जाता है। पहले तकरीबन 7 से लेकर 10 दिन तक ये फ्रैंक ब्लड होता है, जैसे कि हमारे नॉर्मल पीरियड्स में आता है, और उसके बाद ये सीरोसैंगुइनस यानी कि ब्लड मिक्स वाटरी डिस्चार्ज जैसे हो जाता है। फिर धीरे धीरे ये तकरीबन 25 से 30 दिन में खत्म हो जाता है। वजाइनल केयर करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप बराबर सैनिटरी पैड्स को चेंज करते रहते हैं, और घर का बना हुआ कपड़ा इस बारे में बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करिए। और अगर आप नोटिस करते हैं कि आपको एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है, नॉर्मली जब ब्लीडिंग हो रही होती है तब आपको 2 से लेकर 4 पैड्स तक 24 घंटे में यूज करने की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन आप नोटिस करें कि आपको एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है और पेट के निचले हिस्से पेड़ों में अत्यधिक दर्द हो रहा है, आपको कपकपी लेकर बुखार आ रहा है, या आपको वजाइनल डिस्चार्ज में अगर मवाद समझ में आ रही है, तो ये सब वार्निंग साइंस हो सकते हैं। इनको बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए और तुरंत ही अपने डॉक्टर से इस बारे में जरूर कंसल्ट करिए। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है फास्ट रिकवरी के लिए लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करने चाहिए हैं। सबसे पहले तो हम ये एडवाइस करते हैं कि अगर आप जल्दी जल्दी ठीक होना चाहते हैं तो पूरे टाइम बिस्तर पे मत लेटे रहिए, और ऑपरेशन के दूसरे या तीसरे दिन से थोड़ा सा अपने रूम में चहलकदमी करना शुरू करिए, अपने आप वॉशरूम चाहिए, और धीरे धीरे 1 हफ्ते से 10 दिन बाद अपने थोड़ा बहुत अपना काम करते रहिए। घर के अंदर चहलकदमी कर सकते हैं, बच्चे के काम करिए, अपना ध्यान रखिए। तो ये अर्ली मोबिलाइजेशन करने से फिर आपको अन्य कॉम्प्लिकेशन जैसे कि डीप वेनस थ्रोम्बोसिस, डीवीटी, जो कि बहुत ही खतरनाक हो सकता है, ये यानी कि पैर में खून का थक्का जम जाना, ये कॉम्प्लिकेशन से आपका बचाव हो सकता है अगर आप अर्ली मोबिलाइजेशन कर सकते हैं। लेकिन घर का पूरा काम संभालने की इस वक्त बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। भारी वजन बिल्कुल भी ना उठाएं। अपने खान पान पर विशेष तौर पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको बच्चे को ब्रेस्ट फीड करना है, तो इस समय आपको मैक्सिमम कैलोरीज की जरूरत होती है। प्रेगनेंसी में जितनी कैलोरीज की जरूरत होती है उससे भी ज्यादा कैलोरीज की इस वक्त आवश्यकता होती है। घर के साफ सुथरे वातावरण में बना हुआ हल्का डाइजेस्टेबल खाना खाइए, खाने की पूरी थाली खाइए, परहेज बिल्कुल भी नहीं करिए। जी हाँ, आप नमक भी ले सकते हैं, दही भी ले सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी परहेज नहीं करिए। विशेषकर ये बात मैं घर की बुजुर्ग महिलाओं को जरूर कहना चाहूंगी। तो घर का बना हुआ थाली भर के खाना जो आप स्वयं खाते हैं वही जो प्रसूता होती है इसको दिया जाना चाहिए। दाल, चावल, रोटी, सब्जी, दूध, दही, फल। दूध में 2 बार प्रोटीन पाउडर डालकर भी लीजिए। इसके अलावा आपके डॉक्टर्स आपको सप्लीमेंट्स देंगे, आयरन, कैल्शियम और प्रोटीन पाउडर, वो भी कोशिश करिए कम से कम 1.5 महीने तक जरूर ले, और बेटर होगा कि डिलीवरी के बाद 3 से लेकर 6 महीने तक लेंगे, तो फिर आपको वीकनेस, कमजोरी, थकान या पीठ में दर्द, ये सब समस्याओं से भी नहीं जूझना पड़ेगा। और जहां तक रही एक्सरसाइज की बात, तो आप डिलीवरी के 15 से 20 दिन बाद अपना वॉकिंग शुरू कर सकती हैं, और महीना से 1.5 महीने बाद लाइट एक्सरसाइजेस भी शुरू कर सकती हैं। तो इस तरह अर्ली मोबिलाइजेशन करने से, डाइट, हेल्दी डाइट को फॉलो करने से, फिजिकली एक्टिव रहने से फिर आप जल्दी जल्दी ठीक हो पाएंगी। 5वां मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, लुक आउट फॉर द वार्निंग साइंस। जी हाँ, आप जो खतरे के निशान होते हैं उनके प्रति हमेशा ही बहुत ज्यादा सतर्क और सचेत रहे। प्रसूता के साथ साथ उसके घर परिवार वालों को भी विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए कि आप ध्यान रखिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो प्रसूता है उसको कपकपी लेकर बुखार आ रहा है, उसके पेट के निचले हिस्से में दर्द बना हुआ, उसको एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है, या फिर टाकों की जगह पे उसको बहुत दर्द बना हुआ है, या टाके खुल रहे हैं, या वहां पर लालिमा की निशानी हो रही है, उसमें से पानी या मवाद लग रहा है, या स्टिच गेप कर रहे हैं यानी कि टाके खुलने के जैसे निशान लग रहे हैं, कहीं उसके ब्रेस्ट तो इनगॉज नहीं हो रहे हैं, और फिर ब्रेस्ट में अत्यधिक पेन तो नहीं हो रहा है। तो ऐसी सब परिस्थिति होने पे बिना देर कर अपने डॉक्टर से जरूर ही मिलिए। ये सारी चीजें, मोस्ट ऑफ द चीजें जो होती है दवाइयों के माध्यम से हैंडल करी जा सकती है, तो इस बारे में बिल्कुल नहीं घबराएं। लेकिन अगर आप समय रहते अपने डॉक्टर के पास पहुंचेंगे तो किसी भी खतरे से हम तुरंत ही निपट सकते हैं और आपको पूरी तरह से सुरक्षित रख सकते हैं।
तो दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हमने जाने 5 बेस्ट टिप्स जिसके माध्यम से सिजेरियन डिलीवरी के बाद आप अपना ख्याल रख के जल्दी से जल्दी रिकवर हो सकते हैं। अगर आपको आज की जानकारी महत्वपूर्ण लगी है तो कम से कम 5 से 10 परिचितों तक, रिश्तेदारों तक शेयर कर उनकी भी जागरूकता अवश्य बढ़ाइए। जल्दी मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए मैं हमेशा जैसे कहती हूँ कि आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय फॉर नाउ, विल सी यू वेरी सून। बाय बाय।